ब्रिटिश शासनकाल के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर ने मिक्रिग ने भारत में रहते समय के कुछ संस्करण प्रकाशित किए हैं। उनमें एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। जिस घटना का उल्लेख मिक्रिग ने किया है, उसकी भूमिका में लिखा है कि यदि यह मुकदमा मेरे सामने नहीं चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व पर इस घटना से पहले मैंने कभी विश्वास किया ही नहीं। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत घटनाक्रम सार का संक्षेप इस प्रकार है। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। रामास्वामी को जो बंगला रहने के लिए मिला था, उस बंगले में 12 बजे के बाद एक महिला की छाया दिखाई दी और साथ ही घंटों की बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया जिसमें रामास्वामी रह रहे थे। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को दिया गया। जब मुस्लिम भारतीय अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफेद पोश महिला दिखाई दी और साथ ही जहांगीरी घंटों की बजने की आवाज उसके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से बंगले में सुनाई पड़ रही थीं। मुस्लिम भारतीय अधिकारी उसी समय चीत्कार करते हुए वह बंगला छोड़कर भाग गए तथा यह डरावनी और आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दिया। डरावनी और आश्चर्यजनक घटना की सूचना के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। उसी बंगले में रात के ठीक 12 बजे वही सफेद पोश महिला ऊंची एड़ी की हिल चप्पलें पहने दिखाई दे रही थीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस सफेद पोश महिला पर चलाईं, किंतु उस महिला पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियां तथा फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवाश उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से पूरे शिमला ही नहीं वरन दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इस बंगले की डरावनी घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश दिल्ली सरकार के माध्यम से जारी किया गया। प्रेतात्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हैं ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने अपने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाती कमरे में ही गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा भयभीत तो हुए, परंतु वे साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुंह अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूं। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी इंस्पेक्टर को बताना प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम आवेरी था। मेरी मां वेश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी मी आइजिक मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मां के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आइजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आइजिक का ही था।
तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी मां मुझे भी वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी मां ने आयजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नजर में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने मां की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आयजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आयजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में मैं अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आयजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझे चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रूमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हां सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच घड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आयजिक का रूमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूं कि आयजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राणदंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत करवाया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रूमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आयजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे में आयजिक के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं आवेरी के हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज टेबल पर रखें तो मैं हस्ताक्षर कर देती हूं। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूं कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दें या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया। आयजिक के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहां बंगले में रखा गया है यह भी बताया। आवेरी ने यह भी बताया, आयजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आयजिक ने मुझसे पिच्छा छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आयजिक के नाम का जाली तार विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आयजिक न तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह कहां है। अंततः आयजिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। प्राणदंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूं, अतः भविष्य में आपसे न मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोदकर निकाल लें
तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपए के मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हें दे दी। इसी के साथ मैं अपने आवाज को विराम देता हूं और मैं फिर अगली कहानी में आपके साथ मिलता हूं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।